हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की जो नई बुक है उसके चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कहा गया है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। और फर्स्ट पार्ट में हमें ये दो लीनियर इक्वेशंस दी गई है। पहली इक्वेशन है x + y = 14 और दूसरी इक्वेशन है x - y = 4। और हमसे ये कहा गया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने का ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो वेरिएबल हमें दिए गए हैं यानी x और y, हमें x की वैल्यू भी फाइंड करनी है और y की वैल्यू भी फाइंड करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके। जैसे ही हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो इसका ये मतलब होगा कि हमने इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है। और सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज़ करते हैं ये इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने आपको सिखाया था। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर हम लिख देंगे। x + y = 14, इसे नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी x - y = 4, इसे नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। अब जैसा कि इस चैप्टर की बेसिक वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो अपनी मर्ज़ी की कोई एक इक्वेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने ली है इक्वेशन 1, आप चाहे तो इक्वेशन 1 लीजिए या इक्वेशन 2 लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि हम इक्वेशन 1 यूज़ करने वाले हैं। अब इक्वेशन 1 में से या तो आप x को इस तरफ रखिए और बाकी सब उधर ले जाइए, या फिर y को इस तरफ रखिए और बाकी सब उधर ले जाइए। जैसे कि यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड की है, मतलब x को हमने यहीं पर रखा, 14 अपनी जगह पर है, प्लस y को हम इस साइड में लेकर आ गए, तो यहाँ आकर ये -y हो गया। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 14 - y। तो ये आपकी चॉइस पर होता है कि आप x की वैल्यू इस तरीके से फाइंड करते हैं या y की वैल्यू फाइंड करते हैं। अगर आप y को इस तरफ रखते तो x इधर आके माइनस में हो जाता। तो यहाँ पर हमने x की ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली 14 - y। अब x की ये जो वैल्यू हमें मिली है इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। देखिए, जिस इक्वेशन से आपने x की ये वैल्यू फाइंड करी उसी इक्वेशन में आप इस वैल्यू को नहीं रख सकते। x की वैल्यू क्या मिली 14 - y, इसको हम रखेंगे सेकंड इक्वेशन में क्योंकि ये वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिली है। तो सेकंड इक्वेशन में जहाँ पर x है इस x की जगह हम x की ये वैल्यू रख देंगे 14 - y। तो यहाँ पर हमने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग x = 14 - y इन इक्वेशन 2, यानी x की ये जो वैल्यू है 14 - y, इसको हम इक्वेशन 2 में रख देंगे x की जगह पे। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ये था x की जगह क्या रखा 14 - y, उसके बाद ये -y यहाँ पर अपनी जगह पे = 4 भी एज इट इज़ आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, 14 यहाँ अपनी जगह पे रहेगा, माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का आता है, तो -y ऐड होकर हो जाएंगे -2y = 4 अपनी जगह पे रहेगा। अब देखिए ये -2y यहीं पे रहेगा = 4, पॉजिटिव 14 इस साइड में आकर -14 हो जाएगा। अब ये -2y यहाँ पर आया = ये माइनस का 14 है, ये प्लस का 4 है, तो 14 में से माइनस करेंगे 4 तो आएगा 10 और बड़े नंबर का साइन यानी कि -10, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब यहाँ पर हमें मिल गया 2y = 10। अब y को यहीं पे रखिए = 10 अपनी जगह पे, 2 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में आते हैं दोनों नंबर्स, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y = 5। अब y की वैल्यू तो हमें मिल गई है, अब हमें x की वैल्यू और फाइंड करनी है। तो ये जो y की वैल्यू आपको मिली है इसे आप जिस इक्वेशन में रखना चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रखिए चाहे सेकंड इक्वेशन में रखिए, वो आपकी मर्जी होती है। तो y की वैल्यू जो 5 हमें मिली है उसको हमने कहाँ रखा फर्स्ट इक्वेशन में, तो हम क्या लिखेंगे पुटिंग y = 5 इन इक्वेशन 1, यानी y की ये वाली वैल्यू 5 हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 थी x + y = 14, तो x + y की वैल्यू रख दी हमने 5 = 14। अब हमें x की वैल्यू मिलने वाली है, x को यहीं पे रखिए,
पॉजिटिव 5 इधर आके -5 हो जाएगा। तो 14 - 5 हो गया 9। x की वैल्यू मिल गई 9। तो x कितना मिला 9 और y कितना मिला 5। अब क्योंकि हमें दोनों वेरिएबल्स x और y की वैल्यू मिल चुकी है तो हम ये कह सकते हैं कि हमने ये जो दो इक्वेशंस हमें दी गई थी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है। सेकेंड पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई है। पहली इक्वेशन है s - t = 3, दूसरी इक्वेशन है s/3 + t/2 = 6। और इसमें भी हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है, मतलब दोनों वेरिएबल s और t की वैल्यू फाइंड करनी है सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा। तो ये पहली इक्वेशन लिखी, इसको नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन लिखी, इसको नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं क्योंकि कंपैरेटिवली इसके कंपैरेटिवली ईजी है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, s की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ किया, s को हमने यहीं पे रखा, = 3 अपनी जगह पे है, -t इधर आकर +t हो गया। तो s की वैल्यू हमें क्या मिल गई 3 + t। अब ये जो वैल्यू हमें मिली है s की, इसको हम पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। यहाँ पर s की जगह हम s की ये वाली वैल्यू 3 + t को रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, सब्स्टिट्यूटिंग s = 3 + t इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में यहाँ पर हम s की वैल्यू रख देंगे 3 + t। तो यहाँ पर ये जो s है, s की जगह हमने लिखा 3 + t, अपॉन में ये 3 आ गया, प्लस t/2 यहाँ पर लिखा, = 6 भी यहाँ पर आ गया। अब 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, इस 6 को डिवाइड करेंगे इस 3 से, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 2। उस 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले 3 + t से, जैसे आप नॉर्मली एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं वही तरीका हमने बताया हुआ है। तो ये 2 × 3 + t, फिर ये प्लस का साइन। अब 6 को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर यानी कि 2 से, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3। उस 3 को ऊपर वाले इस न्यूमरेटर t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिला 3 × t = 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये जो 2 है ये इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यही 2 इस t के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 2 × 3 = 6 होता है तो यहाँ आ गया 6। 2 और t को अब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस का ही साइन आता है। 2 को t से मल्टीप्लाई किया तो मिला 2t। उसके बाद प्लस 3 × t करेंगे, यानी 3 × t करने पर आपको क्या मिलेगा 3t। ठीक है, ये भी लिख दिया, = 6। ये 6 तो अपनी जगह पे रहा। अब देखिए अपोन में ये जो 6 है ये जब इस साइड आएगा तो ऊपर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 6 के साथ। तो ये 6 तो पहले ही अपनी जगह पर है, ये 6 इधर आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 6 यहाँ पर हमने लिखा, 3t और 2t दोनों राइट टर्म्स है, इनको ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा +5t = 6। 6 या 36 होता है तो यहाँ पर लिखेंगे 36। अब देखिए यहाँ पर ये जो 5t है इसको यहीं पे रखेंगे, = 36 अपनी जगह पे, पॉजिटिव 6 को इस साइड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -6। 5t अपनी जगह पे = 36 - 6 करेंगे तो आपको मिलेगा 30। ठीक है, t को यहीं पे रखिए, = 30 अपनी जगह पे। 5 यहाँ t के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ गया। अब 30 और 5 को सोल्व किया जा सकता है, दोनों 5 की टेबल में आते हैं। 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30। तो t की वैल्यू हमें मिल गई है 6। अब हमें s की वैल्यू और फाइंड करनी है। अब t की ये जो वैल्यू हमें मिल गई है 6, इसको हम अपनी मर्जी से किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में रखें चाहे तो सेकंड इक्वेशन में रखें। अब फर्स्ट इक्वेशन जो है ये कंपैरेटिवली इजी है इसके कंपैरिजन में, तो हम यहीं पर t की वैल्यू 6 रख देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, पुटिंग t = 6 इन इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में t की जगह 6 रखेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या थी, s - t = 3। तो s - t की वैल्यू 6 = 3। s यहीं पे रहा और ये -6 इधर आके +6 हो गया। 3 और 6 को ऐड किया तो हमें मिला 9। तो s की वैल्यू हमें मिल गई है 9 और t की वैल्यू हमें मिल गई थी 6। अब इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो हम कह सकते हैं कि हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया है। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं। पहली इक्वेशन है 3x - y = 3, दूसरी इक्वेशन है 9x - 3y = 9। और हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ सॉल्यूशन में पहली इक्वेशन लिखी, इसको नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। फिर ये दूसरी इक्वेशन लिखी, इसको नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। यहाँ हमने इक्वेशन 1 का यूज़ किया है तो यहाँ से हम x की वैल्यू पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3x को यहीं पे रखा, = ये 3 अपनी जगह पे, -y इधर आके +y हो गया। अब देखिए ये x अपनी जगह पे रहेगा, = 3 + y
एज इट इज़ आ जाएगा। 3 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है तो 3 जब यहाँ पर आएगा तो अपॉन में यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिली 3 + y अपॉन में 3। अब क्योंकि ये वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिली है तो x की इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर x की जगह पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ हमने क्या लिखा, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 + y अपॉन 3 इन इक्वेशन 2। x की ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रखेंगे। इक्वेशन 2 क्या है 9x, तो 9x की जगह क्या आ जाएगा 9 × x की वैल्यू 3 + y अपॉन 3। उसके बाद क्या था यहाँ पर देखिए -3y, तो -3y इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये 9 और ये 3 आपस में सॉल्व हो सकते हैं क्योंकि दोनों 3 के टेबल में आते हैं। तो देखिए 3 से काटेंगे इनको, 3 से, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब देखिए ये जो 3 है ये इस 3 + y दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 × 3 = 9, 3 और y को मल्टीप्लाई किया, दोनों पॉजिटिव है तो +3y, फिर -3y इज इक्वल टू 9। अब देखिए 3y से 3y कट गया, अब क्या बचा, इधर भी 9 इधर भी 9, यानी ना x बचा ना y बचा। जब इस तरह का केस आ जाए, जब दोनों ही वेरिएबल्स आपके यहाँ पर ख़त्म हो गए, कोई वेरिएबल अब आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो इस केस में हम क्या आंसर लिखते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। यानी इस केस में ये जो 2 इक्वेशंस हमें दी गई थी इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, यानी आप सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन निकालते जाइए, इनका कोई एंड नहीं होगा। तो यहाँ x और y की कोई फिक्स वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली है, इसलिए हमने इसके आंसर में लिखा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। फोर्थ पार्ट में हमें ये 2 इक्वेशंस दी गई है। पहली इक्वेशन है 0.2x + 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और यहाँ पर ये कोएफिशिएंट्स डेसिमल में हैं। और यहाँ पर देखिए दूसरी इक्वेशन है 0.4x + 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें भी कोएफिशिएंट्स और यहाँ पर ये कांस्टेंट जो है ये भी डेसिमल में है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं और उसके बाद हम इनको थोड़ा सा बदल के लिखेंगे, यानी इन्हीं इक्वेशंस को थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। कैसे, वो अब हम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहली इक्वेशन ये है 0.2x + 0.3y इज इक्वल टू 1.3। पहले तो आप यहाँ पर से ये डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, ये रहेगा 2x और 2 को देखें न्यूमेरिकल, 1 के बाद डेसिमल है, x को काउंट मत कीजिएगा, ये 0.2 है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, राइट से चेक करते हैं। तो ये डेसिमल हटने पर नीचे एक 10 आ जाएगा, ये ठीक है, प्लस का साइन, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे ये बन जाएगा 3y, 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1.3 एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए 10 और 10 का एलसीएम 10 ही रहेगा। अब इस 10 को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर 10 से तो आपको मिलेगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले 2x से तो आपको मिलेगा 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस का साइन, इस 10 को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर 10 से तो आपको मिलेगा 1 को इंटू करेंगे ऊपर वाले 3y से तो आपको मिलेगा 3y इज इक्वल टू 1.3। अब देखिए ये 2x + 3y तो अपनी जगह पे रहेगा, इज इक्वल टू ये जो 10 यहाँ पर अपोन में है ये ऊपर आकर इधर 1.3 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो हम लिखेंगे इधर में राइट साइड में 10 × 1.3। अब ये 2x + 3y अपनी जगह पे इज इक्वल टू 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 के साथ तो आपको मिलेगा 13। तो अब जो पहली इक्वेशन हमें मिल गई है वो है 2x + 3y इज इक्वल टू 13, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। और ये निकली कहाँ से है, ये निकली तो इसी फर्स्ट इक्वेशन से है जो यहाँ पर ये पहली इक्वेशन हमें दी गई थी। तो है ये यही चीज़, बस इसको हमने इस तरीके से लिख दिया ताकि हमारे लिए सिंप्लीफाई करना, आगे कैलकुलेशन करना ईजी हो जाए। अब बिल्कुल ऐसे ही जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। ये है 0.4x + 0.5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ पर से डेसिमल हटाया तो ऊपर आएगा ये 4x, एक डिजिट के बाद डेसिमल राइट से तो नीचे आ जाएगा 10 प्लस का साइन, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे ये बन जाएगा 5y, एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो नीचे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 2.3 अपनी जगह पर है। अब देखिए 10 और 10 का एलसीएम 10 ही आ जाएगा, 10 को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर 10 से तो मिलेगा 1 × 4x करेंगे तो आपको मिलेगा 4x, तो यहाँ लिखेंगे 4x प्लस का साइन, 10 को डिवाइड करेंगे इस 10 से तो आपको मिलेगा 1 को इंटू करेंगे ऊपर वाले 5y से तो आपको मिलेगा 5y
इज इक्वल टू 2.3 एज इट इज़। अब देखिए ये 4x प्लस 5y एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू ये वाला जो 10 यहाँ अपोन में है, डिवाइड में है, ये इधर आएगा जब इस साइड में, तो ऊपर आके 2.3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2.3 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 23। तो ये हमें मिल गई है सेकेंड इक्वेशन, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई है, एक तो ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है। अब क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ कर रहे हैं, तो इनमें से कोई भी एक इक्वेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें से या तो x को एक तरफ रख के बाकी सब उधर दूसरी साइड कर दीजिए, या y को एक तरफ रख के दूसरी साइड कर दीजिए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 2x है इसको हम इसी साइड में रखेंगे, 3y को इधर ले जाएंगे तो इधर आके -3y हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, 2x अपनी जगह पे इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, तो हमें क्या मिला, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की ये वाली वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करेंगे, x की इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, यानी कि सेकंड इक्वेशन में जहाँ पर x है उस x की जगह हम ये रख देंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 2, यानी x की ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 2 में यहाँ पर रखेंगे। तो अब सेकंड इक्वेशन थी 4x, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 इंटू एक्स की वैल्यू रख देंगे 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये ऊपर 4 है और यहाँ नीचे 2 है, तो ये आपस में सोल्व हो जाएंगे, 2 की टेबल में आते हैं तो 2 से काटिए, 2 1 जा 2 और यहाँ देखिए 2 2 जा 4। अब बाहर है 2 और ये अंदर क्या है 13 माइनस 3y। तो अब ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा इस 13 के साथ भी, और यही पॉजिटिव 2 मल्टीप्लाई होगा इस माइनस 3y के साथ भी। तो पॉजिटिव 2 और पॉजिटिव 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव 26 आएगा। पॉजिटिव 2 और माइनस 3y को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 2 3 जा 6, साथ में y, तो हमें क्या मिला -6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23 एज इट इज़ आ गया। अब ये 26 अपनी जगह पर है। अब देखिए ये -6y है, ये प्लस 5y है, ये राइट टर्म्स है, ये माइनस है प्लस, तो ये आपस में कट जाएंगे और बड़े नंबर का साइन यानी कि माइनस का साइन आएगा, और 6y में से माइनस करेंगे 5y को तो आपको मिलेगा 1y, और 1y को आप सिर्फ y भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, इन दोनों को सोल्व करके -y इज इक्वल टू 23। अब -y को यहीं पर रखिए इज इक्वल टू 23, पॉजिटिव 26 इस साइड आकर -26 हो गया। अब ये -y इज इक्वल टू, अब 26 में से माइनस कीजिए 3 को और बड़े नंबर का साइन आएगा यानी कि माइनस। अब दोनों साइड में माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू फाइनली हमें मिल गई +3। देखिए y की वैल्यू अब हम निकाल चुके हैं, अब हमें सिर्फ x की वैल्यू और निकालनी है। अब जैसे ही हमें y की वैल्यू 3 मिली तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में भी रख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में भी रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती है। तो हमने ये वैल्यू पुट करी फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमने क्या लिखा, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन 1 है इसमें जहाँ पर ये y है इसकी जगह हम y की वैल्यू 3 रख देंगे। तो देखिए ये 2x ये आ गया, प्लस 3y है तो प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू यानी कि ये 3 इज इक्वल टू, यहाँ 13 था तो ये 13 लिखा। अब देखिए 2x प्लस 3 इंटू 3 9 इज इक्वल टू 13, 2x अपनी जगह इज इक्वल टू 13 अपनी जगह पे, प्लस 9 इधर आके -9 हो गया। 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 4, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से कटता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू क्या मिल गई 2। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल गई है 2 और y की वैल्यू मिल गई है 3। तो हमें जो दो इक्वेशंस इस पार्ट में दी गई थी उनको हमने सॉल्व कर लिया है। फिफ्थ पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई है। पहली इक्वेशन है √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन और इस इक्वेशन को नाम दे दिया सेकंड इक्वेशन। अब अपनी मर्जी से आप कोई एक इक्वेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें या तो x को इधर रख के y उधर ले जाइए या y को इधर रख के बाकी सब उधर ले जाइए। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि हम इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे। √2x को यहीं पे रखा इज इक्वल टू
प्लस अंडर रूट 3y इस साइड आया तो माइनस अंडर रूट 3y हो गया। अब अंडर रूट 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ गया, तो हमें x की क्या वैल्यू मिली, x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y अपॉन में अंडर रूट 2। अब ये x की वैल्यू हमें कहाँ से मिली, फर्स्ट इक्वेशन से, तो इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, यानी कि सेकंड इक्वेशन में जहाँ पर x है, x की जगह हम x की ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3y अपॉन में अंडर रूट 2 इन इक्वेशन 2, यानी कि ये जो x की वैल्यू हमें मिली है इसको हम इक्वेशन 2 में रख रहे हैं। तो इक्वेशन 2 में था अंडर रूट 3x, तो अंडर रूट 3 इंटू एक्स की जगह ये x की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3y अपॉन में अंडर रूट 2 आ गई, फिर माइनस अंडर रूट 8y जैसा कि हमें सेकंड इक्वेशन में दिया गया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3। याद रखिएगा, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 आता है, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आता है, साथ में y है तो वो y आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मिला माइनस 3y। अपोन में ये अंडर रूट 2 है तो अपोन में ये अंडर रूट 2 यहाँ पर हम लिख देंगे, माइनस अंडर रूट 8y अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0 भी एज इट इज। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, क्योंकि यहाँ तो फ्रैक्शन में ये फ्रैक्शन में है और अपोन में अंडर रूट 2 है, और यहाँ अपोन में कुछ नहीं है, मतलब अपोन में 1 है, तो अंडर रूट 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट 2, ये तो एलसीएम मिल गया। अंडर रूट 2 को आप डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर अंडर रूट 2 से तो आपको मिलेगा 1, उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले माइनस 3y से तो आपको मिलेगा माइनस 3y, फिर ये माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन लगा देंगे। अंडर रूट 2 को आप डिवाइड करेंगे 1 से तो आपको मिलेगा अंडर रूट 2, और उस अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले अंडर रूट 8y से, तो अंडर रूट 8 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा अंडर रूट 16, और साथ में ये y आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 है वो आ जाएगा। अब देखिए माइनस 3y माइनस अंडर रूट 16y, अब ये जो अंडर रूट 16 है इसको हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 16 का मतलब होता है 4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, माइनस 4y, यानी कि जो माइनस रूट 16y था इसी को हमने इस तरीके से लिख दिया माइनस 4y इज इक्वल टू, अब ये जो अंडर रूट 2 अपॉन में है ये इधर आएगा तो ऊपर आके 0 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो अब हमें क्या मिलने वाला है, देखिए ये माइनस 3y है, ये माइनस 4y है, इज इक्वल टू 0 इंटू अंडर रूट 2 है, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो तो 0 ही हो जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है और दोनों माइनस में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और माइनस माइनस ऐड होते हैं तो साइन माइनस का ही आता है, माइनस 3y माइनस 4y को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 7y इज इक्वल टू 0। अब इस y को यहीं पे रखिए इज इक्वल टू 0 अपनी जगह पे, माइनस 7 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए आंसर 0 ही आता है, तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 0। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, y की इस वैल्यू को चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में रखिए चाहे सेकेंड इक्वेशन में रखिए, आपकी मर्जी है, तो यहाँ हमने फर्स्ट इक्वेशन में रखी है ये वैल्यू, तो हमने क्या लिखा, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में y की जगह हम 0 रख देंगे, तो इक्वेशन 1 में था अंडर रूट 2x, तो यहाँ हमने लिखा अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y था तो अंडर रूट 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x अपनी जगह पे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी अंडर रूट 3 इंटू 0 तो 0 आ गया, इज इक्वल टू 0 ही है। अब देखिए अंडर रूट 2x यहाँ पर बचा इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो तो आंसर 0 ही आता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई 0। देखिए x भी 0 है y भी 0 है, तो इस तरीके से हमने इन दोनों इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लिया है। सिक्स्थ पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं। पहली इक्वेशन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2, और दूसरी इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अब क्योंकि यहाँ पर ये फ्रैक्शन में हमें कुछ ये चीज़ें नज़र आ रही है, कुछ टर्म्स नज़र आ रहे हैं, तो पहले हम इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं और उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो देखिए जो पहली इक्वेशन दी गई है इसको यहाँ पर हमने लिखा। अब यहाँ पर हमें क्या मिला, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 6। इस 6 को डिवाइड कीजिए इस डिनोमिनेटर 2 से तो आपको मिलेगा 3 को मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाले 3x से तो आपको मिलेगा 9x, माइनस का साइन आ जाएगा ये।
6 को डिवाइड कीजिए इस 3 से तो आपको मिलेगा 2, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाले 5y से तो आपको मिलेगा 10y। तो हमें क्या मिला 9x माइनस 10y अपॉन में 6 इज इक्वल टू -2। अब ये 9x माइनस 10y यहाँ पर अपनी जगह पे रहेगा, इज इक्वल टू का साइन 6 यहाँ अपॉन में है डिवाइड में, तो ऊपर आके -2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये 9x माइनस 10y यहाँ पर इज इक्वल टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -6 2 जा 12, तो हमें मिला -12। तो ये हमें पहली इक्वेशन अब मिल गई है, यानी ये जो फर्स्ट इक्वेशन ये दी गई थी इसको हमने इस तरीके से चेंज करके लिख दिया है, दोनों का मतलब एक ही है। अब इसको सिंप्लीफाई करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब जो दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है उसको हमने लिखा x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन में 6। अब 3 और 2 का एलसीएम लिया तो हमें मिला 6, 6 को डिवाइड कीजिए 3 से तो आपको मिलेगा 2, उस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाले x से तो आपको मिलेगा 2x। तो यहाँ लिखेंगे 2x, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन आ जाएगा। 6 को डिवाइड कीजिए इस डिनोमिनेटर 2 से तो आपको मिलेगा 3, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाले y से तो आपको मिलेगा 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 2x प्लस 3y ये अपनी जगह पे रहेगा यहाँ पर, इज इक्वल टू 13 देखिए यहाँ पर अपनी जगह पर है, अपॉन में 6 है वो भी अपनी जगह पर है, ये 6 यहाँ डिवाइड में है अपॉन में है, तो इधर ऊपर आके ये 13 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और अब ये दोनों 6 कट जाएंगे, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, तो हमें क्या मिला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ हम लिखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हमें सेकेंड इक्वेशन मिल गई है। अब हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन भी है, सेकंड इक्वेशन भी है। आप कोई भी एक इक्वेशन अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसमें या तो x को एक तरफ रख के बाकी सब उधर ले जाइए या y को एक तरफ रख के बाकी सब उधर ले जाइए। यहाँ पर हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन का यूज़ किया और x की वैल्यू निकाली है। कैसे देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2x को यहीं पे रखा इज इक्वल टू 13 अपनी जगह पे, प्लस 3y इधर आके -3y हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई में तो 2 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन से हमें x की क्या वैल्यू मिली, 13 माइनस 3y अपॉन में 2। अब क्योंकि x की ये वाली वैल्यू हमें सेकंड इक्वेशन से मिली है तो इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, और यहाँ पर ये जो x है इस x की जगह x की वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 1, यानी x की ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ था 9x, तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y अपॉन में 2। उसके बाद क्या था -10y वो लिख दिया, इज इक्वल टू था -12 वो लिख दिया। अब देखिए 9 13 से भी मल्टीप्लाई होगा, यही 9 -3y से भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ऊपर नीचे तो कट नहीं रहे तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 इंटू 13 117, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा, 9 3 जा 27 साथ में y, तो हमें क्या मिला 117 माइनस 27y अपॉन में ये 2 है तो अपॉन में 2 आ जाएगा, -10y इज इक्वल टू ये -12। अब देखिए यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है मतलब 1 है, अब 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 2, ठीक है, अपॉन में ये एलसीएम लिख देंगे 2, इस 2 को डिवाइड कीजिए इस डिनोमिनेटर 2 से तो आपको मिलेगा 1, उस 1 को मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाले इस पूरे न्यूमरेटर से, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 117 से तो आपको मिलेगा 117, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -27y से तो आपको मिलेगा -27y। अब देखिए ये माइनस का साइन है तो ये माइनस का साइन आ गया, इस 2 को डिवाइड कीजिए इस डिनोमिनेटर 1 से, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाले न्यूमरेटर 10y से तो आपको मिलेगा 20y इज इक्वल टू ये -12 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये 117 एज इट इज़ आएगा, ये दोनों लाइक टर्म्स है और दोनों नेगेटिव है तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे -27y और -20y को तो आपको मिलेगा -47y इज इक्वल टू का साइन 2 यहाँ डिवाइड में है अपॉन में है तो इधर ऊपर आके -12 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखिए 117 -47y इज इक्वल टू माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर -12 2 जा 24 तो -24 मिल गया। अब -47y अपनी जगह पे इज इक्वल टू का साइन -24 अपनी जगह पे, 117 पॉजिटिव है इधर आके माइनस का हो गया। अब ये -47y इज इक्वल टू माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे
लिखेंगे 117 और 24 को, तो आपको मिलेगा -141। अब ये जो y है इसको यहीं पे रखिए, -47 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके ये डिवाइड में आ जाएगा। या फिर इसको आप पहले ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से माइनस काट दीजिए। देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस कट गया। अब 47 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ गया। तो y की वैल्यू अभी तक हमें क्या दिख रही है, 141 अपॉन में 47। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि 141 और 47 इसको सॉल्व किया जा सकता है, दोनों 47 के टेबल में आते हैं। तो देखिए 47 1 जा 47, 47 3 जा 141। तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 3, तो यहाँ हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 3। अब जैसे ही y की हमें वैल्यू मिल गई है तो हम y की इस वैल्यू को या तो इक्वेशन 1 में रखें या इक्वेशन 2 में रखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने y की ये वाली जो वैल्यू है 3, इसको इक्वेशन 2 में रखा है। तो इक्वेशन 2 में जहाँ पर ये y था, y की जगह ये y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो देखिए 2x ये लिखा प्लस 3y, तो प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू यानी कि 3 इज इक्वल टू 13 आ गया। अब देखिए 2x अपनी जगह पे, 3 3 जा 9 होता है तो प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 9 इधर पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो गया। तो 2x यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू 13 माइनस 9 यानी कि 4। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू क्या मिल गई 2। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 2 और y की वैल्यू हमें मिल गई है 3। तो इस तरीके से हमने इन दोनों इक्वेशंस को भी सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में दिया जा सकता है और ये इजी क्वेश्चन भी है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है वो समझते हैं। पहले तो हमसे कहा गया कि ये जो दो इक्वेशंस आपको दी गई हैं, पहले तो आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हमसे ये कहा गया कि हमें m की वैल्यू भी फाइंड करनी है और उसके लिए हमें यूज़ करना है इस इक्वेशन का। तो अब इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ दोनों से, इन दोनों इक्वेशन से x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x और y की जो वैल्यू हमें मिलेगी, उन x और y की वैल्यू को यहाँ हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इससे हमें m की वैल्यू भी मिल जाएगी और फाइनली हमें m की वैल्यू ही निकालनी है। तो इसके सॉल्यूशन में हम ये दोनों इक्वेशन सबसे पहले लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दिया। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, जो ये वाली इक्वेशन है, इसको हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दिया। अब क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज़ कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी हम इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे और इसमें से पहले हम x को एक तरफ रख के बाकी सब दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 2x यहीं पर रहा, इज इक्वल टू का साइन 11 अपनी जगह पे है, प्लस 3y इधर आके माइनस 3y हो गया। अब इसके बाद ये जो 2 मल्टीप्लाई में है ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 11 माइनस 3y अपॉन में 2। अब x की ये वाली वैल्यू हमें मिली है इक्वेशन 1 से, तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में जहाँ x है, x की जगह ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखिए क्या लिखा, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2 इन इक्वेशन 2। x की ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रख रहे हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमें दिया गया 2x, तो 2 इंटू एक्स की ये वाली वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 3y अपॉन में 2। उसके बाद है माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ पर हमने सेकंड इक्वेशन में x की जगह x की ये वाली वैल्यू रख दी। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो यहाँ क्या बचा 11 माइनस 3y, वो हमने यहाँ पर लिखा, माइनस 4y वो यहाँ पर लिखा, इज इक्वल टू माइनस 24 लिखा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो 11 है इसको एज इट इज़ रखिए, ये दोनों लाइक टर्म्स है और दोनों माइनस में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, साइन माइनस का ही आता है। माइनस 3y और माइनस 4y को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24। अब ये माइनस 7y यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू का साइन माइनस 24 अपनी जगह पे, पॉजिटिव 11 को इस साइड लेकर आए तो यहाँ करिए माइनस 11 हो गया, माइनस 7y लिखा इज इक्वल टू माइनस माइनस ऐड हो गया लेकिन साइन माइनस का आएगा, माइनस 24 और माइनस 11 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस 35। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा
अब y को यहीं पे रखेंगे, इज इक्वल टू का साइन 35 यहाँ पर आया, 7 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई में है तो 7 यहाँ आकर अपोन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 35 को 7 से डिवाइड करते हैं, दोनों 7 के टेबल में आते हैं, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। y की वैल्यू हमें मिल गई है 5। अब y की वैल्यू तो हमें मिल गई, अब हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा पुटिंग y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, यानी y की जो वैल्यू हमें ये मिली है 5, इसको हम अपनी मर्जी से किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं। हमने इसको रखा है इक्वेशन 1 में, तो यहाँ ये जो y है, y की जगह y की ये वैल्यू आ जाएगी 5। तो देखिए ये 2x प्लस 3y है, तो प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 11, ये 11 था, 11 आ गया। अब देखिए 2x प्लस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू 11, 2x इज इक्वल टू 11 अपनी जगह पे, प्लस 15 इधर आके माइनस 15 हो गया। अब देखिए 2x इज इक्वल टू 15 में से 11 माइनस करेंगे 4 आएगा, बड़े नंबर का साइन आएगा यानी कि -4। अब x को यहीं पे रखिए, इज इक्वल टू -4, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ गया, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू मिल गई -2, x की वैल्यू मिल गई है -2 और y की वैल्यू हमें क्या मिली थी 5, तो वो दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर हमने लिख दी है। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू तो हमने निकाल ली, इसके बाद हमें एक और इक्वेशन दी गई थी y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, x की ये वाली वैल्यू और y की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में और फिर हमें m की वैल्यू भी मिल जाएगी जो कि हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने लिखा पुटिंग x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 इन y इज इक्वल टू mx प्लस 3, यानी इस इक्वेशन में x की जगह हम -2 रखेंगे और y की जगह हम 5 रखेंगे और फिर हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, y की जगह हम क्या रखेंगे, ये 5, तो y की जगह 5 इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर, इसके बाद क्या है mx यानी m इंटू एक्स, तो m इंटू एक्स की वैल्यू -2, फिर ये प्लस 3 आ गया, 5 अपनी जगह पे इज इक्वल टू का साइन, -2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -2m, प्लस 3 आ गया। अब ये 5 अपनी जगह पे, प्लस 3 इधर आके -3 हो गया, इज इक्वल टू ये क्या है -2m, वो यहीं पे रहेगा। अब देखिए 5 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2, तो यहाँ लिखा 2 इज इक्वल टू यहाँ क्या है -2m। अब m को यहीं पे रखिए, -2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आके अपॉन में यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब 1/1 का मतलब तो 1 ही होता है, लेकिन ये माइनस का जो साइन है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा -1, ठीक है। तो m की वैल्यू हमें मिल गई है -1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे m इज इक्वल टू -1 और m की वैल्यू ही हमें फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल 6 पार्ट्स दिए गए हैं और हर पार्ट में हमें एक वर्ड प्रॉब्लम दी गई है। जैसे कि यहाँ फर्स्ट पार्ट में ये वाली वर्ड प्रॉब्लम हमें दी गई है और हमसे ये कहा गया है कि इन वर्ड प्रॉब्लम में हमें 2 इक्वेशंस बनानी है, 2 लीनियर इक्वेशन बनानी है। जैसे फर्स्ट पार्ट में ये वर्ड प्रॉब्लम है तो इसमें हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है, यानी कि 2 लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसके बाद हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से उन दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें ये वर्ड प्रॉब्लम दी गई है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड दैम। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि 2 नंबर्स है, हमें नहीं पता वो नंबर कौन से हैं। उन्होंने ये कहा है कि 2 नंबर्स है और उन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 26 है, यानी कि अगर आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 26। और उसके बाद ये भी बताया गया है कि जो बड़े वाला नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर के, यानी कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर के कंपैरिजन में 3 टाइम्स है। मान लेते हैं कि छोटा नंबर अगर 5 है तो बड़ा नंबर उसका 3 टाइम यानी 5 × 3 15 होगा, और अगर छोटा नंबर 10 है तो बड़ा नंबर उसका 3 टाइम यानी कि 30 होगा। हम ये नहीं कह रहे कि 10 या 30 होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए है। हमें वो दोनों नंबर्स फाइंड करने को कहा गया है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द 2 नंबर्स बी x एंड y, और ब्रैकेट में हमने ये भी लिख दिया है कि जो x है वो ग्रेटर देन y है। देखिए हमने एक नंबर को x माना और दूसरा नंबर को y माना। अब क्योंकि एक नंबर बड़ा है और दूसरा नंबर छोटा है तो यहाँ पर हमने ये भी मेंशन कर दिया कि हमने ये मान लिया है कि जो x है वो y से बड़ा है।
अब हम इसी वर्ड प्रॉब्लम का यूज करके यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। ये जो पहली इक्वेशन है ये हमें यहाँ से मिलेगी। देखिए हमसे क्या कहा गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, यानी कि दो नंबर है और अगर आप बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करते हैं तो डिफरेंस आपको मिलता है 26। और हमने यहाँ पर क्या बताया था कि बड़ा नंबर हमने x को लिया है, छोटा नंबर y को। तो देखिए पहली इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यानी कि x बड़ा नंबर माइनस वाई यानी कि छोटा नंबर। तो इन दोनों का डिफरेंस यानी बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस किया तो डिफरेंस किसके इक्वल आया, 26 के। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब जो दूसरी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, वो हमें यहां से मिलेगी। देखिए यहां क्या कहा गया है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से 3 टाइम्स बड़ा है। बड़ा नंबर x है, छोटा नंबर y है। तो यहां पर देखिए हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू 3y। इसका क्या मतलब होता है कि जो बड़ा नंबर x है वो किसके इक्वल है, छोटे नंबर y के 3 टाइम्स के। 3y का मतलब 3 इंटू वाई, यानी कि छोटे नंबर y का 3 टाइम्स करो तब वो इक्वल आता है बड़े नंबर x के, यानी x इज इक्वल टू 3y। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। और इस सेकंड इक्वेशन से ही देखिए हमें x की वैल्यू मिल गई है। x की वैल्यू क्या है, 3y। अब x की वैल्यू हमें क्या मिली, 3y, और ये मिली सेकंड इक्वेशन से। तो जैसा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं, जिस इक्वेशन से हमें वैल्यू मिली होती है x या y की, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू 3y हमें कहां से मिली, सेकंड इक्वेशन से। तो x की इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहां पर जो ये x है, x की जगह हम ये 3y रख देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहां पर हमने क्या लिखा, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1, यानी x की ये वैल्यू जो 3y है इसको हम इक्वेशन 1 में यहां पर पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो x की जगह हम लिख देंगे ये 3y माइनस वाई, ये यहां पर आ गया, इज इक्वल टू 26, ये भी अपनी जगह पर आ गया। अब 3y में से माइनस करेंगे 1y को तो आपको मिलेगा 2y इज इक्वल टू 26। y को यहीं पे रखिए, 26 अपनी जगह पे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। 26 को डिवाइड करेंगे 2 से, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 1 जा 2, ये 6 है, 2 3 जा 6। तो क्या मिला, y की वैल्यू मिल गई 13। तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 13। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि पहले भी हम आपको ये सिखा चुके हैं और कई क्वेश्चंस में हमने इसको यूज भी किया है इसी एक्सरसाइज में, कि अगर y की वैल्यू आपको मिल गई है तो y की ये वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में रखिए चाहे तो सेकंड इक्वेशन में रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ y की ये वैल्यू रखी है फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो x माइनस वाई की जगह y की वैल्यू आ गई, यानी कि 13 इज इक्वल टू 26। x को यहीं पे रखिए, इज इक्वल टू 26, माइनस 13 इधर आके प्लस 13 हो जाएगा। अब 26 और 13 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 39। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 39। देखिए x 39 मिला और y हमें 13 मिला, और x बड़ा नंबर हमने लेट किया था और y छोटा नंबर लेट किया था। तो बड़ा नंबर है 39 और छोटा नंबर है 13। तो यहां पर हम लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर 39 एंड 13, यानी कि जो दो नंबर्स हमें फाइंड करने थे वो नंबर्स है 39 और 13। वैसे तो अब आंसर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि बड़ा नंबर छोटे नंबर का 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बड़ा नंबर इस छोटे नंबर के 3 टाइम्स ही है। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 13 का 3 टाइम्स करेंगे तो आपको ये बड़ा नंबर 39 मिल जाएगा, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जिनका सम 180 डिग्री होता है। तो हमसे ये कहा गया है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स है और इनमें से जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। एक्सीड्स मतलब बड़ा है। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं और इनमें से जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। यानी कि अगर आप बड़े वाले एंगल में से माइनस कर देते हैं छोटे वाला एंगल तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 18 डिग्रीज। और हमसे कहा गया फाइंड देम, यानी कि हमें ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने हैं।
तो इसके सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेट दी एंगल्स बी एक्स एंड वाई, और ब्रैकेट में हमने लिखा एक्स इज़ ग्रेटर देन वाई, यानी कि इन दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स को हमने लेट कर लिया कि एक एंगल एक्स है और दूसरा एंगल वाई है, और हमने ये भी बता दिया कि एक्स बड़ा है वाई से, यानी कि हमने मान लिया है कि जो एंगल एक्स है वो एंगल वाई से बड़ा है। इसके बाद हम इसी वर्ड प्रॉब्लम का यूज़ करके अब दो लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा ए टी क्यू, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए पहली इक्वेशन यहाँ से बनेगी, यहाँ पर दिया गया कि दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, और ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो यहाँ से निकलेगी कि जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री 18 डिग्री बड़ा है, यानी कि बड़े एंगल में से माइनस कर देंगे छोटा एंगल तो उनका डिफरेंस आएगा 18 डिग्री। तो यहाँ पर हमने लिखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, ये सेकेंड इक्वेशन है, यानी कि बड़ा एंगल x माइनस छोटा एंगल y, तो इन दोनों का डिफरेंस अब कितना आ रहा है 18 डिग्री। अब देखिए हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है और इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालना है, इनको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सेकेंड इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली, तो x को हमने यहीं पे रखा इज इक्वल टू 18 डिग्री अपनी जगह पे, माइनस वाई इधर आके प्लस वाई हो गया, तो x की वैल्यू क्या मिल गई 18 डिग्री प्लस वाई। अब क्योंकि ये वैल्यू हमें सेकंड इक्वेशन से मिली है तो x की ये जो वैल्यू हमें मिली है इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पर x है x की जगह हम लिख देंगे 18 डिग्री प्लस वाई। तो यहाँ पर हमने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 18 डिग्री प्लस वाई इन इक्वेशन 1, यानी x की ये जो वैल्यू है 18 डिग्री प्लस वाई, इसको हम इक्वेशन 1 में यहाँ x की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा 18 डिग्री प्लस वाई, यहाँ पर ये x था ना, तो x की जगह क्या आ गया 18 डिग्री प्लस वाई, उसके बाद ये प्लस वाई है, ये प्लस वाई यहाँ पर इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 18 डिग्री यहाँ पर एज इट इज़, प्लस y प्लस वाई क्या होता है 2y, तो प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद ये देखिए 2y यहीं पे रहेगा इज इक्वल टू 180 डिग्री, पॉजिटिव 18 है, इस साइड आकर ये हो जाएगा माइनस 18 डिग्री। अब 2y अपनी जगह पे इज इक्वल टू 180 में से माइनस करेंगे 18 तो आपको मिलेगा 162 डिग्री। अब y को हम यहीं पे रखते हैं इज इक्वल टू 162 डिग्री अपनी जगह पे रहेगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आकर डिवाइड में आ जाएगा। अब 162 डिग्री अपॉन 2 को सॉल्व कर सकते हैं, दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो इनको 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2। अब यहाँ देखिए 2 8 जा 16, ये 2 बचा, 2 1 जा 2, तो हमें क्या मिला 81, यानी y की वैल्यू हमें मिल गई 81 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 81 डिग्री। अब y की वैल्यू हमें 81 डिग्री मिल गई है, अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम y की इस वैल्यू को यानी कि 81 डिग्री को हम अपनी मर्जी से या तो इक्वेशन 1 में रख सकते हैं या इक्वेशन 2 में, जहां आप रखना चाहे रख सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया, पुटिंग y इज इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 2, यानी हमने y की ये जो वैल्यू है जो 81 डिग्री हमें मिली थी इसको हमने रख दिया इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस और y की जगह y की वैल्यू 81 डिग्री इज इक्वल टू 18 डिग्री। अब ये माइनस 81 डिग्री इधर आके प्लस 81 डिग्री हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 99 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें मिल गई 99 डिग्री, y की वैल्यू हमें मिली थी 81 डिग्री, तो यहाँ पर हमें वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स मिल गए हैं। हैंस द रिक्वायर्ड एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री, यानी कि जो दो एंगल्स हमसे पूछे गए थे सप्लीमेंट्री एंगल्स वो हमें मिल गए हैं, 99 डिग्री बड़े वाला एंगल, 81 डिग्री छोटे वाला एंगल। और जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था आप चेक कर सकते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 18 डिग्री, 99 माइनस 81 करेंगे तो 18 डिग्री ही आएगा, और इन दोनों को ऐड करके देख लीजिए आपको 180 डिग्री ही मिलेगा क्योंकि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800, यानी कि क्रिकेट कोच है और उसने 7 बैट्स खरीदे और उसके साथ साथ 6 बॉल्स भी खरीदी, और 7 बैट्स और 6 बॉल्स की जो टोटल कॉस्ट आई वो कॉस्ट थी
3,800 रुपीज़। उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज़ 1,750। और उसके बाद इसी कोच ने 3 बैट्स और 5 बॉल्स भी खरीदे और तब कॉस्ट आई 1,750 रुपीज़। उसके बाद हमसे पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, यानी कि हमें एक बैट की कॉस्ट बतानी है और एक बॉल की कॉस्ट बतानी है। यानी कि हमें यह बताना है कि एक बैट की कितनी कॉस्ट है और एक बॉल की कितनी कॉस्ट है। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹x, यानी कि हमने ये मान लिया कि एक बैट की कॉस्ट है ₹x। उसके बाद हमने लिखा लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹y, यानी कि हमने ये मान लिया कि एक बॉल की कॉस्ट है ₹y। अब हमें बस x और y फाइंड करना है। जो x की वैल्यू आएगी वो एक बैट की कॉस्ट होगी, जो y की वैल्यू आएगी वो एक बॉल की कॉस्ट होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वर्ड प्रॉब्लम का यूज़ करके सबसे पहले तो हम 2 लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जो पहली इक्वेशन है, पहली लीनियर इक्वेशन, वो इस पहले सेंटेंस से बनेगी। कैसे, यहाँ पर हमसे कहा गया है कि क्रिकेट कोच ने 7 बैट्स और 6 बॉल्स परचेज की, खरीदी और उसको कॉस्ट आई ₹3,800। अब यहाँ पर देखिए पहली इक्वेशन ने क्या बनाई, 7x + 6y इज इक्वल टू 3,800, ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 7x का मतलब है 7 बैट्स की कॉस्ट। देखिए एक बैट की कॉस्ट है ₹x, ठीक है, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी होगी, 7x। जैसे कि मान लीजिए कि एक बैट की कॉस्ट अगर ₹100 है तो 7 बैट की कॉस्ट आप कैसे निकालेंगे, 7 × 100 यानी कि 700 रुपीज़। वही सेम चीज़ यहाँ पर हमने करी, एक बैट अगर x रुपीज़ का है तो 7 बैट की कॉस्ट क्या होगी, 7x रुपीज़ प्लस 6y, यानी कि एक बॉल की कॉस्ट अगर y रुपीज़ है तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, 6y। अब 7 बैट की कॉस्ट और 6 बॉल्स की कॉस्ट अगर इनको ऐड कर दिया जाए तो ये इक्वल आता है 3,800 के। तो 7x + 6y इज इक्वल टू 3,800, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब इसके बाद ये जो सेकंड इक्वेशन है 3x + 5y इज इक्वल टू 1750, ये सेकंड इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी, क्योंकि यहाँ हमें कहा गया है कि बाद में इसी कोच ने 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदे तो कॉस्ट आई ₹1750। अब 3 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी, 3x, एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 बैट्स की कॉस्ट 3x प्लस 5 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी, एक बॉल की कॉस्ट अगर y रुपीज़ है तो 5 बॉल की कॉस्ट होगी 5y रुपीज़। अब 3 बैट की कॉस्ट और 5 बॉल्स की कॉस्ट इनको ऐड कर दिया तो टोटल कॉस्ट आती है 1750। तो 3x + 5y इज इक्वल टू 1750, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब जैसा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं, आप किसी भी एक इक्वेशन को अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें या तो x को एक तरफ रख के बाकी सब दूसरी तरफ ले जाइए या y को एक तरफ रख के बाकी सब दूसरी तरफ ले जाइए। तो हमने लिया फर्स्ट इक्वेशन को, तो यहाँ हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, इसमें हमने 7x को यहाँ पे रखा इज इक्वल टू का साइन 3,800 प्लस 6y इस साइड में आकर -6y हो गया। अब 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 7 इधर आकर डिवाइड में आ गया। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली फर्स्ट इक्वेशन से, 3,800 - 6y अपॉन में 7। अब क्योंकि x की ये वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिली है तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में जहाँ पर x है, x की जगह हम x की ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो देखिए हमने क्या लिखा, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3,800 - 6y अपॉन में 7 इन इक्वेशन 2। x की ये वाली वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में। तो जैसा कि यहाँ पर इक्वेशन 2 में है 3x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 × x की वैल्यू, और x की वैल्यू क्या है 3,800 - 6y अपॉन में 7, ये ऐसे ब्रैकेट में लिखा। ये
मल्टीप्लाई में है 3 के साथ। उसके बाद ये +5y है तो यहाँ लिखा +5y इज इक्वल टू ये 1750 यहाँ पर लिखा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी और ये 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3800 के साथ तो आपको मिलेगा 11,400। 11,400 यहाँ पर लिखेंगे, माइनस माइनस क्यों आया, क्योंकि प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा। अब यही 3 मल्टीप्लाई होगा -6y के साथ तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -3 6 18 साथ में y। ठीक है, ये +y यहाँ पर लिखा इज इक्वल टू 1750 यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा। यहाँ अपोन में कुछ नहीं है, मतलब अपोन में 1 है। 7 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 7 और 1 का एलसीएम आएगा 7। ये एलसीएम 7 लिखा। 7 को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर 7 से। 7 को 7 से डिवाइड किया तो क्या मिला 1। उस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ऊपर वाले न्यूमरेटर से, यानी कि 1140 इसके साथ भी और -18y के साथ भी। तो हमें यही चीज़ यहाँ पर वापस मिल जाएगी 1 को जब इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम लेना तो आप सबको आता ही होगा, तो सिंपली वैसे ही आपने करना है। तो ये आप क्या लिखेंगे 11,400 -18y। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का साइन आ गया। यहाँ पर 7 को डिवाइड कीजिए इस 1 से तो आपको मिलेगा 7। उस 7 को मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर 5y से तो आपको मिलेगा 35y। तो यहाँ लिखा 35y इज इक्वल टू 1750 हमने यहाँ पर लिखा। अब ये जो 1140 है इसको हमने यहाँ पर लिखा। अब इस पार्ट को देखिए, ये दोनों लाइक टर्म्स है, 35y और -18y। तो 35y में से माइनस करेंगे 18y तो आपको मिलेगा 17y। बड़ा टर्म ये है, इसका साइन पॉजिटिव है तो +17y आएगा इज इक्वल टू 1750 अपनी जगह पे। ये 7 यहाँ अपोन में था, डिवाइड में था, इधर ऊपर आके 1750 के साथ ये 7 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखिए 11400 ये यहाँ पर लिखेंगे +17y यहाँ पर इज इक्वल टू, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 12250। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। 17y को हम यहीं पे रखेंगे और 11400 को हम इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पर आकर ये माइनस का हो जाएगा। तो ये 17y अपनी जगह पे रहा इज इक्वल टू 12250 और जो 11400 यहाँ पॉजिटिव था वो इधर आके माइनस का हो गया। 17y को एज इट इज़ रखा इज इक्वल टू। अब 12,250 में से माइनस करेंगे 11,400 को तो आपको मिलेगा 850। अब y को यहीं पे रखिए इज इक्वल टू 850 अपनी जगह पे। 17 यहाँ मल्टीप्लाई में है, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब 850/17 है, इसको सोल्व किया जा सकता है, दोनों 17 की टेबल में आते हैं। 17 1 जा 17, 17 5 जा 85, बचा ये 0 तो ये 0 यहाँ आ जाएगा। y की वैल्यू हमें मिल गई 50 तो यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 50। अब y की वैल्यू तो हमें मिल गई है, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो y की इस वैल्यू को आप अपनी मर्जी से या तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए या इक्वेशन 2 में रख दीजिए, वो आपकी मर्जी होती है। तो यहाँ हमने क्या लिखा, पुटिंग y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1, यानी y की ये जो वैल्यू है 50 इसको हम रखेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 थी 7x + 6y इज इक्वल टू 3800। तो यहाँ हम क्या करेंगे, y की जगह y की वैल्यू रख देंगे। 7x + 6y था तो 6 × y की वैल्यू 50 इज इक्वल टू 3800। 7x अपनी जगह पे, 50 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 300, दोनों पॉजिटिव है तो +300 आएगा इज इक्वल टू 3800। अब 7x को यहीं पे रखेंगे इज इक्वल टू 3800 + 300 इधर आके -300 हो जाएगा। 7x को अपनी जगह पे रखेंगे इज इक्वल टू 3800 में से माइनस करेंगे 300 को तो आपको मिलेगा 3500। अब x को यहीं पे रखिए इज इक्वल टू 3500 यहाँ पे रहेगा। 7 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। अब 3500 को डिवाइड करेंगे 7 से तो ये दोनों 7 की टेबल में आते हैं तो 7 से काटेंगे। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 0 बची, 2 0 यहाँ आ गई। x की वैल्यू हमें मिल गई 500 तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 500। अब x की वैल्यू हमें मिल गई है 500 और y की वैल्यू हमें मिली थी 50। x हमने किसको लेट किया था, 1 बैट की कॉस्ट को, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू ₹500। और जो y था वो हमने किसको लेट किया था, 1 बॉल की कॉस्ट को, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹50। यानी एक बैट की कॉस्ट जो हमसे पूछी गई थी वो है ₹500 और एक बॉल की कॉस्ट जो हमसे पूछी गई थी वो है ₹50। फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज
टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि एक सिटी में जो टैक्सी चार्ज है उसके अंदर दो चीज़ें शामिल हैं, एक तो फिक्स चार्ज और एक डिस्टेंस कवर्ड का अलग से चार्ज। यानी कि मान लीजिए कि आपने इस सिटी में जाके टैक्सी ली, तो एक चीज़ तो आपको ये कही जाएगी कि भैया आप 10 किलोमीटर दूर जाओ, 15 किलोमीटर जाओ या 50 किलोमीटर दूर जाओ। एक फ़िक्स चार्ज है जो कि आपको देना ही पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि वो फ़िक्स चार्ज फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ है, और उसके अलावा आपको पर किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज देना पड़ेगा। तो आपको जो टोटल किराया देना पड़ेगा उसमें दो चीज़ें शामिल होंगी, एक तो फिक्स चार्ज जो हमें पता करना है और एक पर किलोमीटर का चार्ज वो भी हमें पता करना है। उसके बाद हमसे कहा गया है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹155। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पर दो चीज़ें हमें बताई गई, दो सिनेरियो हैं। एक तो ये कि अगर आप 10 किलोमीटर तक जाते हैं टैक्सी से तो आपको टोटल कितना किराया देना पड़ा, ₹105। और अगर आप 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं टैक्सी से तब आपको कितना किराया देना पड़ेगा, ₹155। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर। यानी एक तो हमें फिक्स चार्ज बताना है और एक हमें चार्ज पर किलोमीटर भी बताना है। और उसके बाद एक और चीज़ हमसे पूछी गई है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है टैक्सी से, उस केस में उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितना चार्ज लगेगा। तो टोटल तीन चीज़ें बतानी हैं, एक तो फिक्स चार्ज कितना है, पर किलोमीटर चार्ज कितना है दूसरी चीज़, और तीसरी चीज़ अगर कोई 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो तीन चीज़ें यहाँ पर हमें बतानी हैं। तो इसके सॉल्यूशन में हमने लिखा लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X। यानी फिक्स चार्ज को हमने रेट कर लिया कि वो ₹X है। फिर हमने लिखा लेट द पर किलोमीटर चार्ज बी ₹Y। यानी हमने रेट कर लिया कि पर किलोमीटर चार्ज ₹Y है। अब जैसे ही हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो x की वैल्यू का मतलब होगा कि हमें फिक्स चार्ज पता चल गया है, और y की वैल्यू का मतलब होगा कि हमें पर किलोमीटर चार्ज पता चल गया है। अब इसके बाद हम लिखेंगे ATQ यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और अब हम इसी वर्ड प्रॉब्लम में से दो लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। अब देखिए पहली इक्वेशन हमने क्या बनाई, x + 10y = 105, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब आप कहेंगे ये इक्वेशन कैसे बनी और इसका मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे क्या कहा गया है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। यानी अगर आप टैक्सी करते हैं तो आपको क्या, और अगर आपने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ₹105। अब इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए आपको एक तो फिक्स चार्ज देना होगा, प्लस आपको वो जो किलोमीटर में आपने डिस्टेंस कवर किया है उसका अलग से भी चार्ज देना है। तो देखिए फिक्स चार्ज था ₹X, तो वो हो गया X, प्लस 10y का मतलब है कि 10 किलोमीटर का पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज बनता है वो आपका 10 किलोमीटर का जो किराया है वो भी इसमें ऐड हो गया। फिक्स चार्ज और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस का जो किराया है दोनों को ऐड करके ये इक्वल आता है 105 के। अब कई बार बच्चे इस 10y में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि पर किलोमीटर चार्ज ₹5 है, हम ऐसे ही रेट कर लेते हैं अपनी मर्जी से, एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। यानी हर किलोमीटर का आपको ₹5 देना पड़ेगा। तो मान लीजिए आप 10 किलोमीटर दूर जाते हैं तो आपका टोटल किराया कितना बनता है, 10 × 5 यानी कि 50। यानी कि अगर ₹5 पर किलोमीटर का चार्ज है तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, 10 × 5 50। ऐसे ही अगर पर किलोमीटर ₹Y चार्ज है तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, 10y। बिल्कुल यही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ करी। तो फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का अलग से जो चार्ज है पर किलोमीटर के हिसाब से, इन दोनों को ऐड करके आता है 105। तो पहली इक्वेशन हो गई x + 10y = 105।
अब सेकंड इक्वेशन हमने लिखी x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये सेकंड इक्वेशन है। ये कैसे बनी? क्योंकि यहाँ पर हमसे कहा गया था कि अगर आप 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं तो आपका चार्ज आता है 155 रुपीज़। तो देखिए फिक्स चार्ज तो आपको देना ही है, उसमें प्लस कर दीजिए 15 किलोमीटर का जो चार्ज है यानी कि 15y, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 155। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब ये आपकी मर्जी है कि आप फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करें या सेकंड इक्वेशन को यूज़ करें। हमने फर्स्ट इक्वेशन को लिया है और उसके बाद हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, x को यहीं पे रखा, ये 105 अपनी जगह पे, प्लस 10y इधर आके माइनस 10y हो गया। तो x की वैल्यू हमें मिली 105 माइनस 10y। और x की ये वैल्यू हमें कहाँ से मिली? इक्वेशन 1 से। अब क्योंकि ये इक्वेशन 1 से मिली है तो x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। x की जगह हम x की ये वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2। x की ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन 2 में। अब इक्वेशन 2 है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो x की जगह हम लिखेंगे x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू 105 माइनस 10y, फिर ये प्लस 15y है, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब देखिए 105 को एज इट इज़ रखिए, ये दोनों लाइक टर्म्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये माइनस हो जाएंगे और बड़े नंबर का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। तो 15y में से माइनस करेंगे 10y तो आपको मिलेगा प्लस 5y इज इक्वल टू 155। अब देखिए 5y को यहीं पे रखा इज इक्वल टू 155, 105 पॉजिटिव है, इधर आके माइनस हो गया, 5y यहाँ पर आया इज इक्वल टू 155 में से माइनस करेंगे 105 तो आपको मिलेगा 50। y को यहीं पे रखिए इज इक्वल टू 50, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ आकर डिवाइड में आ जाएगा। 50 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 के टेबल में आते हैं तो 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 10, तो यहाँ हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 10। और y हमने किसको रेट किया था? y हमने रेट किया था पर किलोमीटर चार्ज को। तो पर किलोमीटर कितना चार्ज होता है वो तो हमें पता चल गया है, वो है 10 रुपीज़, यानी पर किलोमीटर चार्ज है 10 रुपीज़। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? y की जो वैल्यू आपको मिली थी उसको आप या चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रखें या सेकंड इक्वेशन में रखें, आपकी मर्जी होती है। तो यहाँ हमने y की वैल्यू 10 को रखा इक्वेशन 1 में, तो हमने लिखा पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 थी x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो x प्लस 10y, तो 10 इंटू वाई की वैल्यू 10 रख दी इज इक्वल टू 105। x अपनी जगह, प्लस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव 10 से तो आपको मिलेगा प्लस 100 इज इक्वल टू 105। x को यहीं पे रखिए इज इक्वल टू का साइन 105 अपनी जगह पे, प्लस 100 इधर आके माइनस 100 हो गया। अब देखिए x अपनी जगह पे इज इक्वल टू 105 में से माइनस करेंगे 100 तो आपको मिलेगा 5। तो x की वैल्यू मिल गई है 5। और x की वैल्यू मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रही है? हमने किसको रेट किया था? x हमने रेट किया था फिक्स चार्ज को। तो फिक्स चार्ज हमें मिल गया है ₹5 और जो चार्ज पर किलोमीटर हमने निकाला था यानी कि y की वैल्यू वो हमें मिल गया ₹10। तो ये दो आंसर तो हमने निकाल लिए हैं। अब तीसरी चीज़ हमें पता करनी है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। अब हम ये भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल चार्ज फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इज इक्वल टू x प्लस 25y, यानी कि 25 किलोमीटर का जो टोटल चार्ज आएगा वो कैसे मिलेगा? x प्लस 25 करके। देखिए कैसे, x मतलब आपको एक तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, उसमें ऐड कर देंगे 25y। 25y का क्या मतलब हुआ? 25 किलोमीटर का जो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है वो भी तो ऐड करना पड़ेगा फिक्स चार्ज के साथ, तब आपको टोटल चार्ज पता चलेगा 25 किलोमीटर का। तो इज इक्वल टू, देखिए x की जगह 5 रख देंगे, प्लस 25y है तो 25 इंटू वाई, तो 25 इंटू वाई की वैल्यू 10 रख देंगे। अब ये 5 अपनी जगह पे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आपको मिलेगा 250। अब इन दोनों को ऐड कीजिए, 250 में ऐड करेंगे 5 तो आपको मिलेगा 255, यानी कि 25 किलोमीटर का जो टोटल चार्ज है वो आपका रहेगा ₹255। तो एक आंसर तो हमें यहाँ मिला, फिक्स चार्ज कितना है ₹5, फिर हमें मिला चार्ज पर किलोमीटर कितना है ₹10। तो यहाँ हमें ये पता चल गया है कि 25 किलोमीटर डिस्टेंस का जो टोटल चार्ज है वो है ₹255।
फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा गया है अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि एक फ्रैक्शन है, हमें वो फ्रैक्शन पता नहीं है कि वो क्या है, वो हमें पता करना है। हमसे ये कहा गया है कि उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर 2 ऐड कर दिया जाए तो वो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। एक चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। और इसका ये मतलब हुआ कि अगर इसी फ्रैक्शन में, जो कि हमें फाइंड करना है, अगर इसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दिया जाए तब ये बन जाता है 5/6। देखिए दो केसेस हैं, एक फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है, उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड कर दो तब तो वो बन जाता है 9/11, और अगर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दो तब वो बन जाता है 5/6। उसके बाद हमसे कहा गया फाइंड द फ्रैक्शन, और हमें वो फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हमने लिखा लेट द फ्रैक्शन बी x/y, यानी कि जो फ्रैक्शन हमें पता करना है हमने मान लिया कि वो फ्रैक्शन है x/y। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो x की जगह x की वैल्यू रख देंगे, अपॉन में y की जगह y की वैल्यू रख देंगे, तो हमें ये फ्रैक्शन पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम इस वर्ड प्रॉब्लम का यूज़ करके 2 लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। तो पहली इक्वेशन तो हमें यहाँ इस पहली स्टेटमेंट से मिल जाती है कि अगर इस फ्रैक्शन में इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड कर दो तो ये बन जाता है 9/11। अब देखिए जो फ्रैक्शन हमने लेट किया है वो है x/y, और पहला सिनेरियो ये है कि अगर इसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दो, तो देखिए न्यूमरेटर x में हमने 2 ऐड किया और डिनोमिनेटर y में भी 2 ऐड किया, तो दोनों में 2 ऐड करने पर ये क्या बन जाता है 9/11, यानी कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने पर ये इक्वल हो जाता है 9/11 के। और ऐसे ही यहाँ पर हम क्या लिखेंगे x + 3/y + 3 = 5/6, क्योंकि यहाँ हमसे कहा गया है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर दो तब ये इक्वल हो जाता है, तब ये बन जाता है 5/6। तो न्यूमरेटर में 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया, तो ये इक्वल आ जाएगा 5/6 के। अब इस पार्ट से हमें एक इक्वेशन मिलेगी जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, और यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिलेगी। तो पहले हम इस वाले पार्ट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हमें एक ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिसको हम इजीली यूज़ कर सकें। तो देखिए ये जो 11 यहाँ अपॉन में है, डिवाइड में है, ये इधर आके ऊपर x + 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ऐसे ये y + 2 जो यहाँ अपॉन में है यानी कि डिवाइड में है, ये यहाँ ऊपर आके 9 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए ये इधर ऊपर आ रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर से ऊपर आ रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, ये 11 यहाँ ऊपर आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई में 11 इंटू ब्रैकेट में x + 2, तो ये 11 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू ये y + 2 इधर ऊपर आके 9 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 9 इस पूरे y + 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 11 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो आपको मिलेगा 11x। अब ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन आएगा, 11 2 = 22, तो यहाँ लिखेंगे 22 इज इक्वल टू 9 को मल्टीप्लाई कीजिए y के साथ तो मिलेगा 9y, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन, 9 2 = 18 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 18। अब देखिए x और y को हम एक तरफ कर देते हैं, 11x अपनी जगह पे, प्लस 9y इधर आके माइनस 9y हो गया, इज इक्वल टू का साइन, 18 अपनी जगह पे, प्लस 22 इधर आके माइनस 22 हो गया, तो 11x माइनस 9y ये अपनी जगह पे रहेंगे, इज इक्वल टू 22 में से माइनस कीजिए 18 तो आपको मिलेगा 4, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो यहाँ आएगा -4। तो पहली इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई, तो हमने लिखा फर्स्ट इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। अब इसको सॉल्व करके हम सेकेंड इक्वेशन पता करते हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ पर किया था सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे करेंगे, 6 यहाँ ऊपर आके x + 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और y + 3 इधर ऊपर आके 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 6 इंटू ब्रैकेट में x + 3 इज इक्वल टू 5 इंटू y + 3। 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू x 6x, 6 3 = 18, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस ही होता है तो प्लस 18 इज इक्वल टू 5 इंटू y 5y, प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन, 5 3 = 15, तो ये मिलेगा +15। अब x और y को एक तरफ कर देते हैं, 6x
प्लस 5y इधर आके माइनस 5y हो गया, इज इक्वल टू 15 अपनी जगह पे, प्लस 18 इधर आके माइनस 18 हो गया, 6x माइनस 5y यहाँ पर आया, इज इक्वल टू 18 में से 15 गया, क्या मिलेगा 3, और बड़े नंबर का साइन माइनस, तो यहाँ आ गया -3। तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये सेकंड इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके इनको सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिससे कि हमें फ्रैक्शन भी पता चल जाएगा। अब जैसा कि हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज़ करते आए हैं कि आप किसी भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ हमने लिया फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें हम x को एक तरफ रख के जितने भी बाकी चीज़ें हैं सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखिए 6x को हमने यहीं पर रखा, इज इक्वल टू -3 अपनी जगह पे, -5y जब इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा +5y। अब x को यहीं पे रखिए, इज इक्वल टू -3 + 5y एज इट इज़, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई में था तो इधर आके डिवाइड में आ गया। तो x की हमें वैल्यू मिल गई -3 + 5y अपॉन में 6, और ये वैल्यू हमें मिली है सेकंड इक्वेशन से। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ पर x है, x की जगह हम x की ये वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू -3 + 5y अपॉन में 6 इन इक्वेशन 1, x की ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या थी, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो 11x मतलब 11 इंटू एक्स, तो 11 इंटू एक्स की ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। 11 इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा। अब उसके बाद क्या था, -9y, ये लिखा -9y इज इक्वल टू -4, ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए 11 को मल्टीप्लाई कीजिए -3 से, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, 11 3 जा 33, तो -33। अब ये प्लस और प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 और 5y ये दोनों पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई होकर प्लस का साइन, 11 5 जा 55, साथ में y अपॉन में ये 6 है तो ये 6 आ गया, -9y इज इक्वल टू -4। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, इसके नीचे अपॉन में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, 6 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6, ठीक है। अब इस एलसीएम 6 को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर 6 से, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए इस ऊपर वाले न्यूमरेटर से, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करने पर यही चीज़ यहाँ आ जाएगी, -33 + 55y, ये माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस का साइन आया। इस 6 को डिवाइड कीजिए इस डिनोमिनेटर 1 से, 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 6, 6 को मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर से 9y से, तो 6 9 जा 54 यानी कि -54y, ठीक है। तो इज इक्वल टू क्या था -4, वो यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये -33 है, ये तो एज इट इज़ आएगा। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है तो ये सॉल्व हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो 55y में से माइनस करेंगे 54y तो आपको मिलेगा 1y, जिसको y भी लिख सकते हैं, और बड़ा नंबर ये है और इसका साइन पॉजिटिव है तो यहाँ आएगा +y इज इक्वल टू ये -4 अपनी जगह पे, 6 यहाँ अपॉन में यानी कि डिवाइड में, तो इधर आके ऊपर ये -4 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखिए -33 + y, ये तो एज इट इज़ आया, इज इक्वल टू माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस का साइन आता है तो माइनस का साइन, 4 6 जा 24, तो इनको मल्टीप्लाई करके आया -24। अब y को हमने यहीं पे रखा, इज इक्वल टू -24 रखा, -33 को इस साइड लेकर आए तो ये +33 हो गया। अब देखिए y अपनी जगह पे इज इक्वल टू का साइन, 33 में से माइनस करेंगे 24 तो आपको मिलेगा 9, तो y की वैल्यू हमें मिल गई है 9। और y क्या था, y था डिनोमिनेटर, ये देखिए डिनोमिनेटर में y था ना, अब y की वैल्यू तो हमें मिल गई है। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, और जब हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद हमें ये फ्रैक्शन पता चल जाएगा। तो y की जो ये वैल्यू हमें मिली है y इज इक्वल टू 9। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस इक्वेशन में रखना चाहते हैं, आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में रखें, आप चाहे तो सेकंड इक्वेशन में रखें, आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे आपको आंसर सेम ही मिलेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा पुटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 1, यानी y की जो वैल्यू 9 हमें मिली इसे हम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। तो इक्वेशन 1 थी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, 11x माइनस 9y था तो -9 इंटू वाई की वैल्यू हमने 9 रख दी इज इक्वल टू -4। 11x अपनी जगह पे, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस 9 9 जा 81, तो हमें मिला -81 इज इक्वल टू -4। 11x अपनी जगह पे इज इक्वल टू -4 एज इट इज़,
-81 इधर आके +81 हो गया। 11x लिखा इज इक्वल टू 81 में से माइनस करेंगे 4 तो आपको मिलेगा 77। तो x की वैल्यू निकालने के लिए x को यहीं पे रखिए, इज इक्वल टू का साइन, 77 अपनी जगह पे, 11 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ गया। 77 को डिवाइड करेंगे 11 से, देखिए दोनों 11 के टेबल में आते हैं, 11 1 जा 11, 11 7 जा 77। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 7। तो न्यूमरेटर भी हमें मिल गया क्योंकि न्यूमरेटर में x था, तो x की वैल्यू आ गई 7 और y कितना मिला था 9। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई। देखिए जो फ्रैक्शन हमें चाहिए हमने उसको क्या रेट किया था x अपॉन वाई, तो x की जगह x की वैल्यू यानी कि 7, y की जगह y की वैल्यू यानी कि 9। तो जो फ्रैक्शन हमसे पूछा गया था वो फ्रैक्शन हमें मिल गया है 7/9। 6th पार्ट में हमसे कहा गया है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यहाँ पर 5 years hence का मतलब है 5 साल बाद, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। तो हमसे यहाँ पर ये कहा गया है कि 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स होगी। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि 5 साल के बाद अगर उसके बेटे की एज है फॉर एग्जांपल 10 इयर्स, तो उसके पापा की एज कितनी होगी 30 इयर्स, ठीक है, 3 टाइम्स। ये सिर्फ एक एग्जांपल के द्वारा हमने आपको समझाया है। अब इसके बाद देखते हैं 5 years ago यानी कि 5 साल पहले, यहाँ बात हो रही थी 5 साल बाद की, यहाँ बात हो रही है 5 साल पहले की। जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो अपने बेटे की एज की 7 टाइम्स थी, ठीक है। तो यहाँ पर दो चीज़ें आ गई कि प्रेजेंट एज से यानी आज के समय से 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स होगी, और उसके बाद हमें यह भी बता दिया गया कि आज से 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो अपने बेटे की एज की 7 टाइम्स थी। 2 केसेस यहाँ पर हो गए। उसके बाद व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, अब हमें यह बताना है कि जैकब और उसके बेटे की दोनों की प्रेजेंट एज कितनी है, ये हमें पता करना है। तो जैसे कि ये एज वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या उनको मुश्किल लगता है कि एज वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। तो मैं आपको एक तरीका, एक ऐसा मेथड बता दूंगा जिससे कि कैसा भी एज वाला क्वेश्चन आपको आ जाए आप बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस मेथड को बड़े अच्छे से समझिएगा। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट जैकब्स प्रेजेंट एज बी x ईयर्स, यानी जैकब की प्रेजेंट एज हमने मान ली x ईयर्स है। फिर हमने लिखा लेट जैकब्स सन्स प्रेजेंट एज बी y ईयर्स, यानी जैकब का जो बेटा है उसकी प्रेजेंट एज हमने मान ली y ईयर्स। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी तो x की वैल्यू का मतलब होगा कि जैकब की प्रेजेंट एज पता चल गई, और y की वैल्यू का मतलब होगा कि उसके बेटे की प्रेजेंट एज हमें पता चल गई। अब इसके बाद आपने जो ध्यान रखना है वो ये है कि अभी हम इक्वेशंस नहीं बना रहे हैं, अभी हम ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं करेंगे, बल्कि पहला काम हमारा ये होगा कि जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं उनको ध्यान से देखिए। पहले तो 5 साल बाद की बात की गई है और 5 साल पहले की बात की गई है। तो पहले हमारा काम ये होगा कि हम इन दोनों की 5 साल बाद की एज निकालेंगे और इन दोनों की 5 साल पहले की एज निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इक्वेशन बनाएंगे। देखिए प्रेजेंट एज हमने ये रेट करी है, अब हमारे पास यहाँ पर करने के लिए क्या है, पहले तो कि हम इन दोनों की 5 साल बाद की एज निकालने जा रहे हैं, फिर 5 साल पहले की एज निकालेंगे। तो देखिए अब प्रेजेंट एज की बात करें तो आज की डेट में मान लेते हैं कि आपकी एज है 14 ईयर्स, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी एज कितनी है जी, 14 ईयर्स है, तो 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, 14 + 5 यानी कि 19 ईयर्स। तो आपने क्या किया, 5 साल की बाद की एज कैसे निकाली, आपने अपनी प्रेजेंट एज में 5 ऐड कर दिया तो आपको 5 साल बाद की एज मिल गई। ऐसे ही आपसे कोई पूछे कि आपकी 5 साल पहले कितनी एज थी, तो आप कहेंगे 14 - 5 यानी कि 9 ईयर्स। तो ये सिंपल है, यही चीज़ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो देखिए हमने क्या लिखा, जैकब्स एज 5 years hence, यानी कि 5 साल बाद जैकब की एज कितनी होगी, इज इक्वल टू x + 5 years, यानी कि उसकी जो प्रेजेंट एज है उसमें 5 ऐड कर दीजिए। तो 5 साल बाद की जैकब की एज हमें मिल गई x + 5 years। जैकब्स सन्स एज 5 years hence, यानी जैकब के बेटे की एज 5 साल बाद कितनी होगी, उसकी प्रेजेंट एज में 5 ऐड कर दीजिए, y + 5 years।
तो इन दोनों की 5 साल बाद की जो एज है वो हमें मिल गई। अब हम इन दोनों की 5 साल पहले की एज निकालते हैं। जैकब्स एज 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले जैकब की एज कितनी थी, उसकी प्रेजेंट एज में से माइनस कर दीजिए 5, यानी x माइनस 5 ईयर्स। जैकब सन्स एज 5 ईयर्स एगो, यानी 5 साल पहले उसके बेटे की एज कितनी थी, उसकी प्रेजेंट एज y में से माइनस कर दीजिए 5, तो y माइनस 5 ईयर्स। तो यहाँ देखिए ये इन दोनों की प्रेजेंट एज है, ये इन दोनों की 5 साल बाद की एज है, और ये इन दोनों की 5 साल पहले की एज है। अब हम ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आएंगे और अब हम दो लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, पहली इक्वेशन कैसे बनेगी। क्या कहा गया यहाँ पर हमें, 5 ईयर्स हैंस, 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। यही से फर्स्ट इक्वेशन निकलेगी। x प्लस 5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई में 3 और ब्रैकेट में यानी मल्टीप्लाई बाय और ब्रैकेट में y प्लस 5। अब इसका मतलब क्या हुआ, 5 साल बाद जो जैकब की एज होगी वो इक्वल होगी 5 साल बाद के उसके सन की एज के 3 टाइम्स के। यही तो क्वेश्चन में कहा गया था हमें कि 5 साल बाद जैकब की जो एज होगी वो 5 साल बाद जो बेटे की एज होगी उसके 3 टाइम्स के इक्वल होगी। तो यही चीज़ हमने की है कि 5 साल बाद के जो बेटे की एज है उसका 3 टाइम्स करो तब वो इक्वल आता है 5 साल बाद जैकब की एज के। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं जिससे कि पहली इक्वेशन हमें मिल जाएगी। x प्लस 5 यहीं पे रहेगा इज इक्वल टू 3y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 3 5 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू वाई 3y। अब ये दोनों पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव साइन, 3 5 जा 15। अब x और y को एक तरफ कर देते हैं, x अपनी जगह पे, पॉजिटिव 3y इधर आके माइनस 3y हो गया इज इक्वल टू का साइन, 15 अपनी जगह पे, प्लस 5 इधर आके माइनस 5 हो गया। अब x माइनस 3y अपनी जगह पर है इज इक्वल टू 15 में से माइनस 5 करेंगे तो 10 आएगा। पहली इक्वेशन हमें मिल गई है x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हम दूसरी इक्वेशन पता करेंगे। अब ये जो सेकंड इक्वेशन बनेगी इसके लिए यहाँ पर पढ़िए, 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, जैकब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो अपने बेटे के उस समय की एज की 7 टाइम्स थी। तो इससे देखिए क्या इक्वेशन बनती है, देखिए x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5, यानी 5 साल पहले जैकब की जो एज थी वो इक्वल थी 5 साल पहले जो उसके बेटे की एज थी उसके 7 टाइम्स के। तो अगर आप 5 साल पहले की बेटे की एज का 7 टाइम करते हैं तब आपको उस समय की जैकब की एज मिलती है। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करके अब हमें सेकंड इक्वेशन मिलेगी, x माइनस 5 अपनी जगह पे इज इक्वल टू का साइन, 7 को इंटू कीजिए y के साथ 7y, 7 और माइनस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा माइनस 35। x और y को एक तरफ कर दीजिए, x अपनी जगह पे, पॉजिटिव 7 5 इधर आके, पॉजिटिव 7 5 इधर आके माइनस 7y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस 5 इधर आके प्लस 5 हो जाएगा। x माइनस 7y ये लिखा इज इक्वल टू माइनस 35 और प्लस 5 है तो 35 में से 5 गया 30, बड़े नंबर का साइन माइनस 30। तो यहाँ पर हमें सेकंड इक्वेशन क्या मिली, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब हमें ये दो इक्वेशंस मिल गई है तो अब हम सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करके यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब सब्सटीट्यूशन मेथड में जैसा कि हम करते आए हैं, आप कौन सी इक्वेशन लेते हैं वो आपकी मर्जी है। हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ली है तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 1, x को एक तरफ रखा और माइनस 3y को इस तरफ लेकर आए तो ये क्या बन गया, प्लस 3y। तो पहली इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से हमें x की ये वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। अब क्योंकि x की ये वाली वैल्यू हमें फर्स्ट इक्वेशन से मिली है तो x की इस वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे यहाँ पर x की जगह। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा, सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन 2। x की ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन 2 में यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ क्या था x, तो x की जगह 10 प्लस 3y माइनस 7y एज इट इज़ इक्वल टू माइनस 30 एज इट इज़। अब देखिए ये 10 यहाँ पर रहेगा। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये माइनस ये प्लस, तो 7y में से 3y माइनस करेंगे तो 4y आएगा, बड़े टर्म का साइन माइनस है तो यहाँ आएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30, ये अपनी जगह पे है। माइनस 4y को यहीं पे रखते हैं इज इक्वल टू माइनस 30 एज इट इज़,
पॉजिटिव 10 इधर आकर -10 हो गया। -4y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, -30 और -10 को ऐड करेंगे तो मिलेगा -40। माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों तरफ माइनस है, कट गए। y को यहीं पे रखते हैं, इज इक्वल टू 40 अपनी जगह पे, 4 यहाँ ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। 40 को 4 से डिवाइड कीजिए, ये दोनों 2 से भी कटते हैं 4 से भी कटते हैं, तो आप 2 से काटे या 4 से काटे वो आपकी मर्जी है, हम 4 से काटेंगे। 4 1 जा 4 और 4 10 जा 40, तो y की वैल्यू कितनी मिल गई 10। तो यहाँ में हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 10, और y हमने किसको रेट किया था, सन की एज को, यानी कि बेटे की एज तो हमें मिल गई है 10 ईयर्स। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y की इस वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन 1 में रखें या 2 में रखें, आपकी मर्जी है, तो उसके बाद हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। हमने यहाँ y की इस वैल्यू को रखा इक्वेशन 1 में, तो देखिए हमने क्या लिखा, पुटिंग y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या थी, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, तो x लिखा, -3y, तो -3 इंटू वाई की वैल्यू ये 10 रखी, इज इक्वल टू ये वाला 10 यहाँ पर आ गया। x माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर -3 10 जा 30, तो मेरा -30 इज इक्वल टू 10। अब देखिए x अपनी जगह पे इज इक्वल टू 10 अपनी जगह पे, -30 इधर आके +30 हो गया, x इज इक्वल टू 10 और 30 ऐड करके 40। x की वैल्यू कितनी मिल गई 40। देखिए x हमने किसको रेट किया था, जॉन की प्रेजेंट एज को, तो जॉन की प्रेजेंट एज 40 ईयर्स, और y हमने रेट किया था सन की प्रेजेंट एज को, तो सन की प्रेजेंट एज 10 ईयर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जैकब्स प्रेजेंट एज, जो कि x की वैल्यू है यानी कि 40 ईयर्स। फिर हम लिखेंगे जैकब्स सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू, जो थी y यानी कि 10 ईयर्स, तो जैकब की प्रेजेंट एज है 40 ईयर्स और उसके बेटे की प्रेजेंट एज है 10 ईयर्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।